आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करते हैं तो आज मैं आपको 9 ऐसी गलतियां बताऊंगा कि अगर आप उनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो आपको 100% नोटिस आएगा। क्योंकि बहुत से लोग जब मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर एफबीआर नोटिस क्यों भेजता है, तो उसमें ये कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। स्पेशली जो चौथे और 8वें नंबर वाली मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा लोग करते हैं। क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको 100% नोटिस आएगा। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप खुद से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहली रिकमेंडेशन आपको ये है, अगर आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नहीं पढ़ा हुआ, इनकम टैक्स रूल 2002 के नहीं पढ़े हुए, और इसके अलावा आप एफबीआर के एसआरओ जो आते रहते हैं उससे अगर आप अपडेटेड नहीं है, तो बिल्कुल अपनी टैक्स रिटर्न को हाथ ना लगाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि टैक्स रिटर्न जो एक वॉलंटरली डिक्लेरेशन होती है, और अगर आप उसको जो है वो सबमिट कर देते हैं खुद से, तो कल को कोई मसला बनता है तो हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग यही सिर्फ कहते हैं कि जी आपने रिटर्न फाइल की है, अब आप इसको फेस करें, हम इसको ये करवा देते हैं, हम इसको वो करवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो इसलिए आप अपनी टैक्स रिटर्न बिल्कुल खुद से फाइल ना करें। तो अगर आप फिर भी खुद से फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें नंबर 1 पे जो मिस्टेक है वो ये है कि अगर आपको बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आती है तो अपने बैंक से पीआरसी सर्टिफिकेट जरूर लें। और इसके अलावा अगर आपको वो वेस्टर्न यूनियन, टैप टैप या रिमिटले के जरिए जो है वो रिमिटेंस रिसीव हो रही है, तो आप अपना जो इनकैशमेंट रिसीट है उसको संभाल के रखें। नंबर 2 के ऊपर, आप जब भी गोल्ड डिक्लेयर करते हैं उसको हमेशा उसकी परचेज वैल्यू पे डिक्लेयर करें। हमारे यहाँ पे सबसे गलत प्रैक्टिस ये है कि पहली टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए 20 तोले सोना डाल दो कि जी वाइफ को गिफ्ट में मिला था, और आगे उसकी वैल्यू भी 0 डाल दो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि 1 जुलाई 2021 से जो है वो इस चीज के ऊपर टैक्स लग चुका हुआ है कि आपने अगर गोल्ड की डिक्लेरेशन 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितनी भी की है, और आपने 20 तोले भी लिख ली है, अगर आप उसको कल को किसी स्टेज पे ये शो करते हैं जी कि वाइफ का गोल्ड था, मैंने 5 तोले बेच के मेरे पास जो है वो 25 लाख रुपए आ गया, या 30 लाख रुपए आ गया, या 20 लाख रुपए आ गया, तो उसमें आपका जो डिफरेंस प्राइस होगी डिक्लेरेशन की और प्रॉफिट की, वो आपको उसके हिसाब से जो है वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको बकायदा तौर पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 3 पे ये है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आपका जो कैश है वो आपका 1 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आया 1 मिलियन की रिकंसिलिएशन आपके पास मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको डिक्लेयर करने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेट अवे पहली रिटर्न में डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके साथ जो है वो आप कम से कम 1 साल पहले की रिटर्न जरूर फाइल करें, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि आपके सोर्सेज जो है उसके अकॉर्डिंगली आपके एसेट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बड़ी दफा बताया है कि जब से एफबीआर के रेट्स आए हैं प्रॉपर्टीज को लेके, आपने जब भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है हमेशा आपने फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर डिक्लेयर करना है। और अब इस चीज को बाकायदा तौर पे बजट 2026-27 के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और इसको फाइनेंस बिल में एज ए कंडीशन ऐड कर दिया गया है कि आपने जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उसमें आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आ रही है, तो आपने डेट ऑफ इनहेरिटेंस के टाइम पे जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हुई है बतौर वारिस, जो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपने जरूर मेंशन करनी है। तो इसलिए जो लोग मेरी वीडियोस पहले देखते आ रहे हैं उनको तो खैर इस चीज का पता है, लेकिन आज मैंने आपको भी ये अपडेट कर दी है। जो लोगों को नहीं पता, अगर आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का एफबीआर रेट जरूर देखें। नंबर 5 के ऊपर जो है वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स की जो है वो गलत कैलकुलेशन लोग करते हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि जब वो 236C का टैक्स पे करते हैं वो उसको जो है वो ये साबित करते हैं कि ये जो टैक्स है यही गेन टैक्स है, जबकि वो गेन टैक्स नहीं होता, वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स होता है, जिसने आपके कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन के बाद उसने एडजस्ट होना होता है। क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद से जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वो जब भी सेल आउट होंगी, अगर आप फाइलर हैं तो आपने 15% उसकी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो जो डिफरेंस वैल्यू अमाउंट आएगी वो जितना भी होगा वो आपकी इनकम है, वो आपका प्रॉफिट है, 15% आपने फ्लैट टैक्स देना है। लेकिन उसमें 236C का टैक्स एडजस्ट होगा, उसके बाद आपने जो है वो ये टैक्स पे करना है। नंबर 6 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसको या ओवर वैल्यू कर लेते हैं या अंडर वैल्यू कर लेते हैं। यानी आपके पास सेल डीड एक वैल्यू पे उस पर कुछ और लिखा हुआ है, फिर आपकी उस प्रॉपर्टी का एफबीआर वैल्यू जो है वो कुछ और है, और आपने असल में वो परचेज जो है वो करारनामे के मुताबिक वो डिफरेंट की हुई है। तो आपने इन चीजों का भी
भी ख्याल रखना है कि किसी प्रॉपर्टी को ओवर वैल्यू नहीं करना या अंडर वैल्यू नहीं करना। आपकी जो परचेज है आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो डिक्लेयर करना। नंबर 7 के ऊपर ये है कि जो लोग अपना बैंक प्रॉफिट रिसीव करते हैं वो उसके टैक्स की एडजस्टमेंट ही गलत कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि एडजस्टेबल टैक्स है या फाइनल टैक्स है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से ऊपर चला जाता है एनुअली तो आपकी जो टैक्स रिटर्न की एंट्री है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो आपने डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्रीट करना है। और अगर आपका प्रॉफिट जो है 5 मिलियन से कम है तो जो टैक्स आपका बैंक काट रहा है वही आपका फाइनल टैक्स होता है, उसमें आपने इसके अलावा मजीद कोई टैक्स अदा नहीं करना होता। लेकिन उसमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि उसमें क्लबिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कोई और आपका सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है या नहीं है, क्योंकि ये भी देखा जाता है अगर आपकी सैलरी भी है, बिजनेस भी है, बैंक प्रॉफिट भी है, तो सैलरी और बिजनेस इनकम आपकी जो है वो क्लब होगी, इसके साथ आपका जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट भी जो है वो क्लब हो सकता है अगर आपका 5 मिलियन से ऊपर जो है वो उसकी इनकम है। पर 8 के ऊपर जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं वो वापस जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आते वक्त जो है वो जो अपना कैश लेके आते हैं वहां से डॉलर्स की फॉर्म में, क्योंकि पाकिस्तान में $5,000 तक आपको अलाउड है। कोई शख्स 1 या 2 या 3 दफा ट्रैवल करता है तो हर दफा $5,000 जो है वो अपने साथ ले आता है, तो $15,000-20,000 जो है जब इस तरह बन जाते हैं तो वो उनको जो है वो उसको करेंसी उसकी चेंज करवा के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग जाके अपने बैंक में जमा करवा देते हैं। जबकि इसका तरीकेकार ये नहीं है। इसका तरीकेकार ये है कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं आपके पास $5,000 का कैश मौजूद है तो आपने उसको डिक्लेयर करना है और उसको आपने कस्टम्स वालों को डिक्लेयर करने के बाद वहां पे आपने उनकी डिक्लेरेशन की स्टैंप लेनी है उनसे। और इसकी एक ऐप भी है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल एंटर करके उसके मुताबिक आप जो है वो आप अपना जो कैश है वो कैरी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रखें और कस्टम्स वालों से आप उसकी जो है वो स्टैंप लगवा लें। जब आप पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो वो ये समझा जाएगा कि वो कानूनी तौर पर फॉरन रेमिटेंस ही आपके पास आई है, आपको जो है वो उस पर कोई आंसर नहीं देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अपना 10-15 लाख रुपए डायरेक्ट जाके कैश डिपॉजिट कर दें और फिर वो एफबीआर वाले आपसे पूछे जी कि आपके अकाउंट में ये पैसे किधर से हैं। 9वें नंबर पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो मेंशन नहीं करते, स्पेशली जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है, तो आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आप दुबई गए हैं या किसी और कंट्री में गए हैं, तो आप उसको जो है वो बिल्कुल डिक्लेयर करें। उसकी वजह यह है कि जब आपकी टिकट बुक की जाती है तो उसके ऊपर आप पे कम से कम 10% जो है वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है वो काट दिया जाता है, जो कि जो एयरलाइन टिकटिंग कंपनीज हैं वो आपसे वो चार्ज कर लेती हैं, उसके बाद वो आपके नाम से जमा भी करवा देती हैं। और इसकी एक मिसाल इस तरह भी है कि एफबीआर की आप एसेट्स इंक्वायरी में जाएं, एफबीआर मालूमात में जाएं, उधर आपको क्लियरली ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि उनके पास आपका फ्लाइट नंबर, उसके बाद डेस्टिनेशन, पासपोर्ट नंबर, एयरलाइन, उसके बाद जो आपका जो जिधर से आपने फ्लाई किया वो वाला, और डिपार्चर और आपका अराइवल जो है वो दोनों एयरपोर्ट्स की डिटेल्स भी जो है वो आ रही होती हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आप खुद से रिटर्न फाइल करते हैं तो कम से कम इन 9 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये एफबीआर उसी टाइम पे जो है वो पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो आपको उसके ऊपर जो है वो नोटिस भी आता है और आपको नोटिस फेस करना पड़ेगा। और उसमें जो आपके पीनल चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एफबीआर किसी भी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं देता उस चीज के ऊपर कि अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है या आपने उसमें जो है अंडर वैल्यूएशन की है या आपने जो है वो 10 कमाया आपने 5 डिक्लेयर किया या आपने जो है वो उनको बताया नहीं, क्योंकि अब उनके पास बहुत से रिसोर्सेज इस तरह के हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत ज्यादा है और उसको यूज करते हुए वो किसी भी टाइम पे आपको नोटिस सर्व कर सकते हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।